देखो भाई, हमको पढ़ना है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना? तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एडवांस अकाउंट। तो एडवांस अकाउंट अगर आप पढ़ रहे थे, तो हमको कॉस्टिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? उसमें कोई ना कोई कमी होगी, डिफिकल्टीज होगी ना, जिसकी वजह से हमको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे क्या क्या डिफिकल्टीज या लिमिटेशन थे किसमें? कॉस्टिंग में नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट में या कॉस्ट अकाउंट उसमें, एडवांस अकाउंट में। ठीक है, देखो, लिमिटेशन एंड डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान दोगे अगर तुम लोग, पढ़ो पहला क्या इसमें? पहला, लैक ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट एंड इट्स एनालिसिस। ठीक है ना? अगर आप ध्यान दो, जब भी बात होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, यहां पर जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या था यहां पर? बताएंगे? बताइए। टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या था यहां पर? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है ना? डायरेक्ट कॉस्ट को आप कहां शो कर रहे थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप कहां शो कर रहे थे? पीएल अकाउंट में। ठीक है ना? तो यहां पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट को आप कहां शो कर रहे हो? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट को कहां शो कर रहे हो? ठीक। बट यहां पर देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग की जब आप बात करते हो, यहां पर ब्रीफ में कॉस्ट को एलोकेट किया गया है। यहां पर देखो, प्राइम कॉस्ट है ना, वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट जिसको आप बोलते हो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल 5 तरह का क्लासिफिकेशन कर दिया गया टोटल कॉस्ट के बाद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप देख रहे हो, तो यहां पर क्या, केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बट यहां पर क्या है, आपको 5 पार्ट दिया गया। तो ज्यादा ब्रीफ कहां किया उसने? तो ये डिफिकल्टीज थी। ठीक है, आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। देखोगे, फाइनेंशियल अकाउंट, लैक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस का जो क्लासिफिकेशन था और उसका एनालिसिस था, उसमें प्रॉब्लम थी। देखें, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो कैसे निकालते थे आप? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। परचेज का मतलब कौन सा परचेज था? ये आपका नेट परचेज था। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है ना? ध्यान रखो, ये क्या था आपका? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट थी। ठीक है ना? ध्यान रखो, यहां पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज था। अगर आप केवल स्टॉक को एडजस्ट कर रहे हो, तो एडजस्टेड परचेज कैलकुलेट करते थे। ये दोनों बातें थी आपके पास। लेकिन जब आप कॉस्टिंग में एनालिसिस करते हो, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड है। आपको पता है आपके कॉस्ट के एलिमेंट क्या है? 3 है। मटेरियल, मटेरियल 2 तरह का है आपका, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। लेबर आपका 2 तरह का, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। ओवरहेड आपके 2 तरह के, डायरेक्ट और, ठीक है, ध्यान रखोगे। जब तुम लोग अपना ऐप डाउनलोड किए, उसमें देखना, बहुत कायदे से समझाया भी गया है, नोट भी उसमें पड़े हुए, ठीक है ना? देखोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट और किसको? तीनों को, चाहे मेटेरियल हो, चाहे लेबर, चाहे ओवरहेड हो। क्या यहां पर ऐसा किसी तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है? अब हमारा आपसे सवाल है, आप डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलोगे, मटेरियल किसको बोलोगे, और इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलोगे? मटेरियल क्या है? मटेरियल के 2 पार्ट है, क्लासिफिकेशन हुआ है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या है वो, बताएंगे आप? तुम ही ऑनलाइन पूछ रही थी ना पेपर के समय में, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में नोट्स भेज दीजिए। पूरा ऑनलाइन पढ़ के 1 साल का पैसा बचा ली। बताओ भाई।
देखो हम बताते हैं, अगर आप कोई गुड्स या प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें मेन एलिमेंट क्या होता है आपका? मटेरियल। तो मटेरियल इज द सब्सटेंस या मेन एलिमेंट ऑफ द गुड्स और कमोडिटी, है ना? विच कवर, जो कवर करता है मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द, क्या होता है? टोटल कॉस्ट का ये मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। अगर सपोज दैट हम लोग शर्ट बनाएं, तो शर्ट में कपड़ा क्या है आपका? मेन एलिमेंट है कि नहीं? अगर आप शर्ट बना रहे हो तो लगभग 60 से 65% का जो कॉस्ट होगा कौन कवर कर लेगा? आपका कपड़ा, क्लॉथ। ठीक है ना? अब ध्यान रखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल? द मटेरियल विच इज डायरेक्टली एलोकेटेड और आइडेंटिफाइड एट द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। आप पहुंचे और देखते मान से पहचान लियो कि यहां पर शर्ट बन रहा है, तो शर्ट बनने के लिए ज्यादा क्या चाहिए आपको? कपड़ा। तो क्या है वो आपका? डायरेक्ट मटेरियल, है ना? कपड़ा लेके आए, अब शर्ट कैसे बनाओगे? क्या अपने नाप का काट के चिपका लोगे? क्या चिपका तो सकते नहीं हो ना, चिपका टहलने लगो, शक्तिमान बन जाओ। क्या करेंगे आप? उसको सिलने के लिए धागा चाहिए, धागे से सिल दियो। कॉलर चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे बनेगा? इसके देखो, इसके लिए अलग कपड़ा आता है, एक लगा रहता है, तो इसमें कुछ कुछ लगा है ये साइड में, तो क्या है ये? हार्ड बनाता है, बटन है। अब ऐसे शर्ट पहन लियो, बटन ही नहीं है, इधर से इधर से है ना, तो आदमी क्या कहेगा? कपड़ी उपरी नहीं कहेगा, आदमी कहेगा पागल है ये, तुम तो कुछ भी। कुर्ता में क्या, कुर्ता होगा तो ऐसे सिला होगा ना, दो बटन तो होंगे ही उसमें। तो ध्यान रखो, ये सब ठीक नहीं। ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट मटेरियल। आप कॉस्ट सेंटर पर पहुंचे, अगर आपको ये सब बनाना क्या चाहिए? इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए कि नहीं? विदाउट इनडायरेक्ट मटेरियल के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये है आपका मटेरियल। लेबर की जब आप बात करते हो, टू टाइप्स ऑफ लेबर है। दर्जी काम कर रहा है, सिल रहा है ना उसको, शर्ट को, क्या है वो आपका? कौन सी लेबर? डायरेक्ट लेबर। दर्जी ने एक आदमी रखा हुआ है। जब तुम साइकिल खड़ी करते हो कपड़ा खरीदने के लिए, तो क्या करता है? साइकिल देखता रहता है। दर्जी को चाय पिलाता रहता है, नमकीन देता रहता है, भाई वो खाएगा तभी तो काम करेगा ना। क्या है वो आपका? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। मैम वहां बैठी है, क्या है वो? डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या तुम्हें पढ़ाई में? क्या है वो? इनडायरेक्ट लेबर है। हम हैं लेबर। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखोगे इसको। ओवरहेड क्या होता है? जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप डायरेक्टली एलोकेट कर लिए, मटेरियल है, ये लेबर है। बहुत सारी चीजें जो अनएलोकेटेड हैं, उनको आप किसमें रख देते हो? ओवरहेड में। ओवरहेड आपके कई तरह के हैं, फैक्ट्री अलग, ऑफिस अलग, है ना? तो ध्यान रखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, यही सब रहेंगे आप। ठीक है, अभी आगे आएगा, हम बताते रहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया ही इसमें, आप पढ़ ही लियो। ठीक है, तो यही है यहाँ पर क्लासिफिकेशन और एनालिसिस का जो इशू था, समाप्त करने का प्रयास किया गया। पढ़िए। लैक ऑफ कंट्रोल ऑन लेबर कॉस्ट। फाइनेंस अकाउंट में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब बात करोगे, डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या था? तो आप कहां शो कर रहे थे? इनडायरेक्ट लेबर का मतलब कहां शो करते थे? बात समझ में आ रही है आपके? बुद्धिजीवी वर्ग हैं आप लोग। इधर देखिए, जब डायरेक्ट वेजेस की बात करेगा, ये कहां शो करते हो? इनडायरेक्ट वेजेस की बात करेगा, कहां शो करते हो? सुपरविजन करते हो। आपके यहां वर्कर लगे हैं, मान लो ये वर्कर में है, बैठ के बीड़ी पी रही,
ये वर्कर में बैठ के खैनी खा रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं सैटरडे नाइट। हाँ, गांजा भी फूक सकते हो तुम। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या ये लोग काम कर रहे हैं? नहीं ना। इनकी प्रोडक्टिविटी हमको मिली नहीं मिली। तो क्या करेंगे, एक आदमी रखें, वो सत्यम हंटर लिया हुआ है, वो चेक कर रहा है कि ये लोग काम करेंगे नहीं, जो काम नहीं कर रहा होगा उसको 2 हंटर। बात समझ में आ रही नहीं? क्या ये सुपरविजन के लिए कॉस्ट लगती है? ये कहाँ शो करते हैं हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरविजन को ऑफिस में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जितने ऑफिस हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं? ऑफिस के खर्चे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन इशू था थोड़ा सा, खत्म करने का प्रयास करता है आपका कॉस्टिंग। फोर्थ पढ़िए। यहाँ पर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। यहाँ टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट केवल 2, इनके बहुत सारे कंपोनेंट, इनके बहुत सारे कंपोनेंट। यहाँ पर कंपोनेंट कितने हैं? बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। लैक ऑफ कंपैरेटिव नॉलेज ऑफ कॉस्ट। कंपैरेटिव नॉलेज का मतलब, अब देखो इधर डायरेक्ट कॉस्ट का कंपैरिजन इससे कर सकते हो प्राइम कॉस्ट से? नहीं, जो इसमें इन्वॉल्व है वो इसमें नहीं है, जो इसमें इन्वॉल्व है वो इसमें नहीं है, तो कंपैरिजन संभव हो पाएगा? अब बकरी का कंपैरिजन गाय से करो, हो सकता है क्या? गधे का घोड़े से करो, हो सकता है क्या? वही बात है यहां पर। अगला देखें, लैक ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोर प्रॉफिटेबल एंड लेस प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। आपको पता है कि जो तुम्हारा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट होगा, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट होगा, उसमें आपको रिजल्ट कब पता चलेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर खत्म होगा तभी रिजल्ट पता चलेगा। तो बात क्या हो गई? का वर्षा जब कृषि, है ना। जिसको जमाई आ रहे हो लोग सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है ना। तो क्या हो गया उसमें? अगर लॉस हो गया या प्रॉफिट हो ही गया है, उसके बाद ईयर खत्म हो गया, अगर तुम चाहो भी उस पर कोई रोकथाम कर सकते हो क्या? बट कॉस्टिंग में क्या है, क्यों नहीं हो सकता इसमें ऐसा? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को खत्म कब होता है? 31। बट आपका जो कॉस्टिंग है उसमें आप जो डेटा या जो कॉस्ट शीट आप प्रिपेयर करते हो, वो कैसे? मंथली, वीकली, क्वार्टरली, है ना, ईयरली, हाफ ईयरली, वीकली, कैसे भी कर सकते हो। जहां पर तुमको लगा अब हमको लॉस हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, वहीं पर काम रोक दो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा ज्यादा प्रॉफिट किसमें है और कम प्रॉफिट, ठीक है भाई। लास्ट पढ़ो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंट में जो डेटा है आपको लास्ट में पता चल रहा है। अब हम लोग कह रहे हैं ना, जो होना था वो हो गया, फेल हो गए। अब जो होना था क्या हो गया? हो गया। अब क्या करें? फिर से पढ़े। वही बात यहां पर। अब आपको क्या करना है फिर? नहीं कर सकते हो ना, ईयर खत्म हो गया, बट कॉस्टिंग में समय है, आप कर सकते हो, अपने आप को सेव कर सकते हो, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सब डिफिकल्टीज है, इसके अलावा भी आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है। किताब जितना पढ़ोगे नॉलेज उतना बढ़ेगा, और रोड पर टहलोगे तो और नॉलेज बढ़ेगा। पूरा नॉलेज देखो बता रहा है, लड़का समझदार हो गया। सिविल लाइन जाता है ना आजकल, ईडब्ल्यू जा रहा है, सीएम जाता है, ईडब्ल्यू नहीं जाता है। को ज्यादा पता है बेटा, ठीक है यहां तक। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया, इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग कब से आया? पढ़ो। ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बता दे रहे हैं।
हमारे नॉलेज के लिए, ठीक है, तब आएगा द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टार्टिंग कब से हुआ है भाई? सिंस 1944 when the institution of cost and work accountant was established as a limited guarantee company। 1944 में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट किया गया था एज अ कंपनी ग्रुप में, नॉट प्राइवेट कंपनी। ठीक, कैसी कंपनी थी ये? लिमिटेड गारंटी कंपनी। ठीक है, फिर आगे देखो, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, हम लोग आजाद हो गए। कब आजाद हुए थे? 1947 में। दस अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज फ्रेम, ठीक है ना। तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन गई हमारी। काहे नहीं बनी? जब अंग्रेज के शासन में आप थे तो अंग्रेजी हुकूमत के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। नींद आ रही है ना बेटा? क्या बैठो एकदम, ठीक है। तो जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेब्लिश हुई थी तो चीजें क्या हो गई? बदल गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपना सेटअप करना था। तो ध्यान रखो, इसके वजह से हमको ये जरूरी समझे कि एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम लेके आए जो क्या करे, कॉस्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बोला जाता है ना कोर्ट में, 1959 में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट वाज पास इन इंडिया। 1949 में 1 जुलाई को आईसीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। और उसके ठीक 10 ईयर के बाद 1959 में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट पास किया गया इंडिया में। ठीक है, इसको क्या बोला गया? इसका पूरा नाम क्या था? ICWI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और 2013 में जब मैंने एडमिशन लिया था इसमें, उसी समय इसका नाम चेंज हो गया। 14 में लिए थे हम तो 13 में। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICI नाम रख दिया। असल बात इसमें क्या हुआ, बड़ा लफड़ा चला। सीए वाले बोले हमको ICI बोला, उसके मेंबर को सी बोलो, इसके मेंबर को CMA बोला जाता था, और कोर्ट में केस चला, यही जीत गया। ठीक है, एंड नाउ द मेंबर्स आर कॉल्ड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMAs, CAs, ठीक है ना, और CMAs, ठीक है ना। इसके मेंबर को क्या बोलोगे? CMA। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ, ICI के बात समझ गए? ध्यान रखोगे इस बात को। पढ़िए इसको, लास्ट लाइन है, दिख रहा है? वेरी गुड। YesNal अब हमको यूज करना है हम लोगों को ना। कर लो दुनिया मुट्ठी में। चलो देखो, कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अमेंडिंग द कंपनीज एक्ट इन 1965। ठीक है ना, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए कॉस्ट अकाउंटिंग गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने कंपनी एक्ट को चेंज किया। कब? 1965 में। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड द राइट टू फ्रेम द रूल्स फॉर एनी इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेज रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू मेक इट्स ऑडिट कंपल्सरी। और बाद में क्या किया गया, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसकी ऑडिट को कंपल्सरी किया गया। ठीक है, और किसी भी इंडस्ट्री, इंटरप्राइजेज या कंपनी को इससे रिलेटेड रूल बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। भाई देखो, समय के साथ पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कॉस्ट अकाउंटेंट तो थे नहीं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप थोड़ा वाइड होता है, क्योंकि हर कंपनी को अपना प्रॉफिट लॉस जानना है। लेकिन अब कंपनियों को अपने कॉस्ट पर भी तो काम करना है ना, कैसे कॉस्ट को एलिमिनेट करें, कैसे कॉस्ट को कम करें। जैसे अगर इंसान है, अगर तुम लोग का नाक कान काट दिया जाए तो क्या तुम नाक काटने से सूंघ नहीं पाओगे? सूंघ लोगे। कान काटने से क्या सुन नहीं पाओगे? सुन लोगे। बाल हटा दिए जाए सर से, गंजू लगोगे, है ना। तो भगवान ने ये सब हम लोग को क्यों दिया? जिससे हम लोग क्या लगे, सुंदरता कायम रहे। इंसान लगो, नहीं तो क्या लगेंगे हम लोग? जनावर लगेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखो सब बातों को। ठीक, तो उसी तरह क्या है, हम लोग लगातार देखते रहते ना, कहां से अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं।
उस एरिया को खोजो और क्या करो, कॉस्ट को एलिमिनेट करो। जितना कॉस्ट कम होगा उतना प्रोडक्ट सस्ता होगा, है ना? और जितना प्रोडक्ट सस्ता होगा उतना सेल बढ़ेगी, जितनी सेल बढ़ेगी, ठीक है? तो ये सारी बात, ये सारा काम कौन करता है? आपकी कॉस्टिंग। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। पढ़िए इसको कायदे से। क्या लिखा है? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन कौन सा है यहां पर चेक करोगे आप लोग? 148। तो 148 क्या कहता है? The central government may by order in respect of such class of companies engage। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि ऐसी कंपनी है उसका पूरा क्लास, ठीक है ना, जो किसमें इन्वॉल्व है? प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन हो रहे हैं या सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है, कौन से, जिसको इसने स्पेसिफाइड कर दिया है, तो उसमें 44 कंपनियां आपकी आ रही है। बात समझ में आई नहीं? कितनी कंपनियां इसमें? 44 कंपनियां, जो किससे रिलेटेड हैं? मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से, माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्टिंग, इस तरह के वर्क से रिलेटेड। उनको कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, जो किसमें बताया गया? द कंपनीज एक्ट 2013 में। बात समझ में आ रही है आपके? पढ़ो। द सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर वाला पढ़ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इशूड कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 टू गवर्न द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। बात समझ में आ रही नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया कंपनी रूल 2014 को, जो कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट से रिलेटेड है। कह रहा है गवर्न करना है, मेंटेन करने के लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है? तो ये कहता है द एवरी कंपनी इंक्लूड फॉरेन कंपनी, सारी कंपनियां जिसमें फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड है, दैट इज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एज स्पेसिफाइड इन टेबल ए एंड बी। जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, जो कहां पर बताया गया? टेबल ए एंड बी, एंड हैविंग ओवरऑल टर्नओवर 35 सीआर, और जिसका ओवरऑल टर्नओवर कितना है? मतलब इन 44 कंपनियों को तो रखना ही रखना है, बट इसमें वो कंपनियां हैं जिनको स्पेसिफाइड किया गया टेबल ए टेबल बी में, कहां पर? जो यहां बताए गए हैं, और जिनका टर्नओवर 35 करोड़ क्रॉस कर जाता है, तो उनको क्या करना है बेटा? और 35 करोड़ इससे ज्यादा है इन दी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का मतलब पिछले ईयर में, विल रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड। तो उनको क्या करना है बेटा? कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है आपके? इसको आपको ध्यान, ठीक है? यहां तक कोई समस्या हो आप बता सकते हो, ठीक है? आगे बढ़े, बस करें, बढ़े, चलो भाई। इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, चलो लास्ट लास्ट पॉइंट है ये। कैसे इवैल्यूएशन हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ कॉस्टिंग का, ये पिछले का ही पार्ट है, उसके बाद इसको लिखना। तो जैसे पहला क्या है आपका? इंडस्ट्रियल रिवैल्यूएशन इन यूरोप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूरोप में क्या हो गई? क्राइसिस चल, वहां पर कैटेगरी दो वर्ग में डिवाइड थी, एक हायर और एक लोअर। हायर वर्ग का मतलब क्या था? जो बिजनेसमैन का वर्ग था। लोअर का मतलब जो वर्कर थे। तो हायर वर्ग क्या चाहता था? कि हम कम से कम पेमेंट करें, और लोअर वर्ग क्या चाहता था? हम ज्यादा ज्यादा पेमेंट लें। तो दोनों में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो वहां पर रिक्वायरमेंट लगी हमको कि एक ऐसा मेथड या टेक्निक्स अडॉप्ट करें जो हमको बताए ना कि वर्कर कितना परसेंट अपना दे रहा है,
आदमी जो मालिक है वो कितना परसेंट दे रहा है और किसको कितना परसेंट एक्चुअल में देना चाहिए। मतलब साइंटिफिक मेथड यहां से उठाया जाए जो कि किससे रिलेटेड हो, वर्कर्स के पेमेंट से, जिससे इंडस्ट्रियल पीस स्टेब्लिश हो सके। ठीक है, तो ये भी मेन रीजन था कॉस्टिंग के आने का। कॉस्टिंग के आने के ये सब रीजन थे, वो डिफिकल्टीज थी, इसलिए कॉस्टिंग को एडॉप्ट करके लाया गया। दूसरा क्या है, रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट होता गया, अब अगर इसको भी एक झापड़ मारो क्या होगा, डेवलप नहीं होगा, ये क्या करेगा, झगड़ा करेगी। आपने हमको क्यों मारा, कैसे हिम्मत हुई आपकी मारने। बात समझ में आ रही कि नहीं, सही बात है, उसको झगड़ा करना भी चाहिए। और अगर नहीं करोगे क्या होगा, कोई तुमको फालतू मारेगा क्या होगा, भैंस तो हो नहीं तुम, है कि नहीं, कि रास्ते जा रहे थे एक डंडा कोई मार दिया तो कोई नहीं बोलेगा, भाई वो भी जानवर है, आदमी सोचना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहाँ पर। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, सभी चीजों को जो एलोकेशन करना है कैसे करना है साइंटिफिकली। बात समझ में आ रही नहीं आप लोग की। फिर क्या ये प्रेजेंट टाइम में कैसा एरा चल रहा है, कट थ्रो का कंपटीशन है, ये बैठा कि आगे निकल जाएगा। अलग बात है तुम लोग का ज्यादा बनता है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, बराबरी बनाने की कोशिश करे। बात समझ में आ रही नहीं। तो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन चला है, यहाँ पर हर आदमी क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड बनना चाहता है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। तो उसमें आने वाली कितनी लागत होगी, सबके बारे में जानकारी चाहिए। इसके लिए भी हमको किसकी रिक्वायरमेंट हुई, एक बेटर कॉस्टिंग सिस्टम की। वर्ल्ड वाइड वार हो गया तो भैया, कि वार में अमेरिका ने जापान पर फेंक दिया था, परमाणु फेंका था, कहां कहां फेंका था, नागासाकी और हिरोशिमा, है ना, तो ध्यान रखो। तो सेकेंड वर्ल्ड वार से क्या हो गया था, सभी जितनी कंट्रियां थी सबकी कमर टूट गई। उनकी अपने कमर में क्या करना था, सीधी करना था। तो कैसे सीधी, आपको पता ही नहीं, जैसे इंडिया बोलता है पाकिस्तान से भैया झगड़ा होने का, बार बार मोटिवेट करते ना झगड़ा हो जाए, झगड़ा किया जाता क्या नहीं, तो लोग कहते देखो बेवकूफ है रक्षा मंत्री, तुम तो आगे निकल रहे हो, है ना, इंडिया तो उससे आगे है ना। तो क्या होगा, अगर हम झगड़ा करने की कोशिश करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे ना। इसीलिए झगड़े की बात ओनली किसकी बात होती, पीस। लेकिन इतनी भी शांति ना बनाओ कि अगला आदमी तुमको शांति देवी समझ ले। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वर्ल्ड वाइड वार की वजह से भी क्या था, सब देशों का कमर टूट गया, तो क्या हुआ, सब लोग अब देखो पहले से अगर पता, जैसे 2 मिनट का खर्चा, जो अटल बिहारी थे एक बार ना, उन्होंने बोला कि अब की पाकिस्तान को तो खत्म ही कर दो, बोला कि 2 मिनट का खर्चा कितना, 2000 अरब, 2000 खरब, ऐसे आ रहा है भाई, 1 मिनट में कितने गोली बम सब चलेगा, उसका कॉस्ट तो रहेगा ना, और है भी अभी। तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसका कॉस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, एक अच्छा मेथड चाहिए उसके लिए, क्या करना पड़ा हमको। तो वर्ल्ड वाइड वार भी एक रीजन था आपके कॉस्टिंग के डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइस कंट्रोल, देखिए ना क्लासिफिकेशन का कॉस्ट का कितना सिस्टम है, कितना बेटर आप क्लासिफिकेशन करोगे उतनी अच्छी आप कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो और कटिंग कर सकते हो। ठीक है ना, और जितना बेटर आप कॉस्ट को एलोकेट कर लोगे उतना आप प्राइस पर कंट्रोल कर लोगे, और जितना प्राइस पर कंट्रोल होगा उतना प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कॉस्टिंग का एक डिपार्टमेंट। फिर क्या है, फिजिकल पॉलिसीज, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट क्या है, लगातार घाटे में रहता है ना। तो क्या है, एक अच्छे मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, है ना, अच्छे डेवलपमेंट के लिए आपको कॉस्ट का फाइंड आउट करना जरूरी है, कंपलसरी कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको कॉस्टिंग का रिक्वायरमेंट पड़ा। फिर लैक ऑफ कंट्रोल, अच्छा ये सब बातें हैं सेठू, जिसके वजह से कॉस्टिंग क्या हो गया, आया इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान में रखोगे, ये सब बता दिया गया तुमको। लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ मटेरियल में देखो, यहाँ पर ये स्टॉक का लोकेशन है, यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्राइम कॉस्ट में
ठीक है, ये सब बातें रहेंगी, अब पढ़ना अभी इसका जब हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये सारी बातें, ठीक है। तो कॉस्टिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या डिफिकल्टीज थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनियां कॉस्टिंग को यूज करेंगी, ये सारी बात लिखी गई, ठीक है ना। इतना आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी बातें हम लोग अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट, ठीक है।